What's the definition of an accounting? Accounting is the systematic process of identifying, recording, classifying, summarizing and communicating financial information. अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स का क्या कॉम्बिनेशन है, जिसमें ये आइडेंटिफाइंग करना, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, ये सब क्या है? स्टेप्स है। ठीक है, तो इसका ये कॉम्बिनेशन है प्रोसेस। अब एंड इट इज़ ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड इट सर्व एज द फाउंडेशन फॉर इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन। आगे हम देखेंगे कि लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कैसे है। उससे पहले हम ये स्टेप्स के बारे में समझेंगे और ये क्या है, फाउंडेशन क्या है फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए अकाउंटेंसी प्रोसेस कंप्लीट करके जो अगर रिजल्ट निकलेगा उसी के बेस पे ही फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं कि फर्दर कंटिन्यू करना है बिजनेस को या नहीं करना। ठीक है, तो आइए एग्जांपल के जरिए जानते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स को, जिसमें है फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग फर्स्ट स्टेप है। आइडेंटिफाई क्या? टू आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाइंग करना। अब ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शंस, इसे हम देखते हैं एग्जांपल के जरिए। फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप की हम एग्जांपल लेते हैं, जिसमें क्या होगा, एक मोबाइल शॉप के अंदर, दुकान के अंदर क्या क्या हो गया, मोबाइल्स की रिगार्डिंग सारी ट्रांजैक्शंस होंगी, मोबाइल बेचेंगे, सेल परचेज करेंगे। ठीक है, और क्या होंगे उसमें, बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होंगे रूटीन से रिलेटेड। ठीक है, उस मोबाइल शॉप से रिलेटेड वो सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, देख फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल शॉप ओनर ने क्या किया, मोबाइल्स परचेज किए ऑफ ₹1,40,000 एंड सोल्ड मोबाइल ऑफ ₹1,00,000। और ये जो होगी परचेज सेल से, और उसमें क्या एक्सपेंसेस क्या होंगे, और इनकम्स और मेन खर्चा तो ये हो गया। इसके अलावा भी और बिजनेस को रन करने के लिए या दुकान को रन करने के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लो फिर से वो क्या है, रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पेड ऑफ ₹5,000। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस भी होगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस या बिल बोल दो, ऑफ ₹3,000। ठीक है, इसके अलावा वो क्या खर्चा कर रहा होगा, इंटरनेट का भी दे रहा होगा, इंटरनेट बिल ऑफ ₹3,000। ये सब के सारे क्या है, एक्सपेंसेस हैं मोबाइल शॉप के। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफाइंग तो हमने समझ लिया कि ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाइंग करना, लेकिन क्या हर ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? नहीं। ऐसी ट्रांजेक्शन देखना जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है आइडेंटिफाई करने का, एक तो क्या होता है जिसमें दो अकाउंट रिफ्लेक्ट हो रहे हों। ठीक है, दो अकाउंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे ये वाली जो ट्रांजेक्शन्स हैं परचेज की, इसमें क्या अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक तो परचेज मोबाइल में, एक परचेज, और दूसरा कैश में लिया जा रहा है, क्योंकि 1,40,000 हमने लिखा है। अगर क्रेडिट पे लिया होता, उधार पे लिया होता, तो हम लिखते परचेज मोबाइल ऑफ ₹1,40,000 ऑन क्रेडिट, बट ये कैश पे है। ठीक है, तो ये दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश का अफेक्ट हो जाएगा। इस तरह सेल की बात करें, सोल्ड मोबाइल में, इसमें एक अकाउंट हो रहा है सेल और दूसरा हो रहा है कैश। थर्ड में क्या होगा, रेंट पेड ऑफ ₹5,000, इसमें एक अकाउंट रेंट का फैक्टर और दूसरा क्या हो रहा है, कैश का 5,000। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी, कैश, इंटरनेट एक्सपेंसेस और कैश, ये सारे क्या है, इसमें हर ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट, कम से कम दो अकाउंट अफेक्ट हो रही हैं। तो ऐसी ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे आगे, अपने आइडेंटिफाइंग करेंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, एक तो क्राइटेरिया हो गया जिसमें दो अकाउंट रिफ्लेक्ट होते हैं, और दूसरा क्या हो गया, ऐसी ट्रांजेक्शन को देखना जिसे हम मोनेटरी मनी टर्म्स में हम मेज़र कर सकें। ठीक है, अब मनी टर्म में मेज़र कैसे कर रहे हैं हम, जैसे हमने यहाँ देखा कि हमने परचेज किया मोबाइल को 1,40,000, तो यहाँ पर क्या है, ये मनी टर्म्स क्या है, 1,40,000। इस तरह से हम सेल किया, हमने ऐसे नहीं सेल कर दिया रेंट मतलब कि क्रेडिट पे, कुछ ना कुछ, चलो क्रेडिट पे भी किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ना उसकी, कि हमने सेल किया इतने रुपीस का, जो कि हम 1,00,000 मॉनेटरी टर्म्स में इंक्लूडेड है। रेंट पे किया कितने का, 5,000, ये भी मॉनेटरी वैल्यू है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की कितने का पे किया, 3,000। इस तरह से इंटरनेट कितना पे किया, 3,000।
सारे क्या है मनी टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं। अब कहने को बात आ जाती है, क्या नॉन मॉनेटरी आइटम्स नहीं वैल्यू करती हैं? क्या एक क्वांटिटी ही वैल्यू करती है, क्वालिटी वैल्यू नहीं करती है? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमने परचेज फर्नीचर ऑफ ₹50,000 फ्रॉम अ वेल renowned showroom whose ambassador is फॉर एग्जाम्पल ऐश्वर्या राय। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमने ऐसी ट्रांजैक्शन देखी, हमने एक ऐसी चीज़ देखी जिसमें हमने क्या देखा कि हमने फर्नीचर परचेज किया है 50,000 का। ठीक है, एक ऐसी जगह से, वेल रिनाउंड शोरूम से, जिसके ब्रांड एम्बेसडर है ऐश्वर्या राय। अब हम इसको अपनी एंट्रीज में कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे लेके आएंगे? क्या हम ये लिखेंगे कि ऐश्वर्या राय के जो फर्नीचर, ऐश्वर्या राय जिसकी ब्रांड एम्बेसडर है, हमने उस शोरूम से खरीदा तो इसकी फर्नीचर की इतनी वैल्यू है? ऐसे हम अकाउंट बनाएंगे अलग से उसका? नहीं। हम क्या बनाएंगे? फर्नीचर अकाउंट, सिंपल फर्नीचर अकाउंट, जिसके अंदर ये फर्नीचर भी कैलकुलेट करेंगे और जो कहीं और से खरीदा है, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर कोई भी नहीं है, नॉर्मल एक शोरूम से खरीदा है, और वो फर्नीचर भी इसी के फर्नीचर के साथ ही ऐड होगा। तो ये अकाउंटिंग की क्या डिसएडवांटेज है, जिसमें ये नॉन क्वालिटेटिव आइटम्स को कंसीडर नहीं करती है। ठीक है, इसमें ये कंसीडर नहीं किया जा रहा है कि एक अच्छी जगह से लिया है तो वो फर्नीचर की कुछ अलग वैल्यू है, नहीं। इसमें हमने फर्नीचर खरीदा है, इतने रुपए का खरीदा है, सिंपल से टर्म्स ये है, ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है, जिसमें एक अकाउंट फर्नीचर इफेक्ट हो रहा है, दूसरा 50,000 जो हमने कैश में पे किया है, कैश में लिया है, वो अफेक्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इस ट्रांजैक्शन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब एक क्या होता है, जैसे डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि जैसे एम्प्लॉयज़ है, हमने एम्प्लॉयज़, जैसे इस पर जो मोबाइल शॉप की बात करें, अगर इसने स्टाफ सैलरी पेड की है ऑफ ₹20,000, whose staff is well spoken। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारी जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट हो रही है, क्योंकि इसमें स्टाफ सैलरी है, कैश 20,000 हमने पे किया है। हमें इससे ये मतलब नहीं है कि उसका स्टाफ वेल स्पोकन है या नहीं है, हमने बस मोबाइल शॉप में क्या है कि हमने ट्रांजेक्शन देखनी है कि क्या ट्रांजेक्शन हो रही है जो मोनेटरी टर्म्स में वैल्यू कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि, हमें नहीं मतलब कि उसका स्टाफ कैसा कैसा नहीं है। ठीक है, तो ये इसका डिसएडवांटेज है अकाउंटिंग का, कि ये क्या है, क्वालिटी को कंसीडर नहीं करता, ये जो मनी ही टर्म्स को कंसीडर करता है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स इसके लिए कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ये इसकी लिमिटेशन है, डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का। डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, हम इसे लिमिटेशन ऑफ एन अकाउंटिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये सब हो गया आइडेंटिफाइंग करना हर ट्रांजैक्शंस को, जिसमें क्या हो, तो कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हों। सेकंड क्या हो, मोनेटरी टर्म्स में हम उसे वैल्यू कर सके। ठीक है, जो हमारी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट बनाती है। ओके, दैट इज फॉर दैट इज ऑल कॉल्ड इज फर्स्ट स्टेप ऑफ accounting process, that is identifying. Second steps comes, now comes the second step of accounting process, that is recording. फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा आइडेंटिफाइंग, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई किया। अब क्या आता है रिकॉर्डिंग। अब हमने ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे थ्रू जर्नल एंट्रीज, थ्रू पासिंग द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, क्या इसके रूल्स होते हैं, वो हम सब आगे समझेंगे। अभी मैं आपको बेसिक सा बता रही हूँ कि कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट एग्जांपल था हमारा वहाँ पर, परचेज मोबाइल ऑफ ₹1,40,000, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी, इसमें फर्स्ट अकाउंट ये कंसीडर किया जा रहा है और दूसरा कैश, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,40,000, 1,40,000, ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो सेल का भी ले सकते हैं, इसमें आपका एक्सपेंसेस का लेती हूँ। जैसे
इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ₹5,000। अब इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? इसमें फर्स्ट अकाउंट क्या इफेक्ट हो रहा है? एक्सपेंसेस का इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा हो रहा है कैश। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000। ठीक है, ये होती है जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्री के थ्रू हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। ठीक है, इसे हम डिटेल में जानेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस में कि क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं। इसके 3 रूल्स होते हैं जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग माने जाते हैं। दैट इज, फर्स्ट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट, ये होता है एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड। सेकेंड होता है रियल अकाउंट, जो क्या होता है? रियल अकाउंट से रिलेटेड होता है। इसमें डेबिट का वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। ठीक है, और थर्ड क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, जो पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे राम, श्याम, सुमित, ये सब, मोनू, सोनू, इन सब से रिलेटेड होता है। ठीक है, वो हम रूल्स को जानेंगे इन फर्दर वीडियोस में। अभी के लिए मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ऐसे जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्ड करना पड़ता है। नाउ कम द थर्ड स्टेप, दैट इज नाउ थर्ड स्टेप इज क्लासीफाइंग। आइडेंटिफाई कर लिया हमने, रिकॉर्ड कर लिया, अब क्लासीफाई कैसे करेंगे? हम क्लासीफाई करेंगे हम डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को ग्रुपिंग करके। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स को ग्रुपिंग कैसे करेंगे? अब जैसे हमारा फर्स्ट अकाउंट क्या बन रहा है इसमें? परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। थर्ड क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। और फोर्थ क्या है? सॉरी, 1 सेकेंड। ओके, नाउ कम्स द सेल अकाउंट एंड थर्ड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। और फोर्थ क्या हो गया? इंटरनेट अकाउंट। और फिफ्थ क्या हो गया? रेंट अकाउंट। ठीक है, हमने देख लिया था ये सारे ट्रांजेक्शन्स को, हमने रिकॉर्ड भी कर लिया है। जैसे मैंने आपको 2 एंट्रीज दिखाई हैं, इसी तरह से ये सारी ट्रांजेक्शन को हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद अब हम क्या करेंगे? हर ट्रांजेक्शन को हम ग्रुपिंग करेंगे, मतलब कि परचेज अकाउंट की जितनी भी परचेजेस होंगी, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको 1,40,000। ठीक है, तो जितनी भी परचेज होंगे मोबाइल की, अब हमने एक महीने में हमने 1,40,000 की परचेज की, सेकेंड मंथ में क्या पता 2 लाख की परचेज हो जाए मोबाइल्स की। ठीक है, थर्ड मंथ में क्या हो जाएगा? 1,50,000। तो इतने, इसलिए तो इसका मतलब पूरे साल में जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो होंगी परचेज ऑफ मोबाइल से रिलेटेड होंगी, वो सब जाएंगी परचेज अकाउंट में, वो जाएंगी परचेज अकाउंट में। ठीक है, और जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी जो सेल से रिलेटेड होंगी वो जाएंगी, जैसे हमने सेल किया, मान लो पहले हमने सेल किया 1 लाख का, दूसरे में हमारे क्या हो गया? हमने सेल कर दिया 1,50,000 का, और थर्ड मंथ में हो गया 80,000 का ओनली। तो जो पूरे साल में जितनी भी सेल्स होंगी मोबाइल्स की, वो जाएंगी इन द अकाउंट ऑफ सेल्स, वो सेल्स अकाउंट में जाएगी। ठीक है, इसका मतलब होता है ग्रुपिंग, कि नंबर ऑफ अकाउंट्स का, जैसे परचेज अकाउंट है, इसकी जितनी भी सारी ट्रांजेक्शन होंगी पूरे साल में, वो सारी एक ही अकाउंट में जाएगी, परचेज अकाउंट में। जितनी भी सेल्स की होंगी वो जाएंगी सेल्स अकाउंट में। इसी तरह से जितने भी पूरे 12 महीने में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो सब जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट में, ग्रुपिंग कर दी जाएंगी। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स को रिलेटेड टू द सेम अकाउंट आर ग्रुप टुगेदर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द क्लासीफाइंग। तो इसी तरह से इंटरनेट एक्सपेंसेस भी हो जाएगा, रेंट भी, पूरे साल में जितना भी हमने रेंट पे किया, हर महीने जितना हमने रेंट पे किया, उन सारों का टोटल जाएगा इन ओनली वन अकाउंट, दैट इज कॉल्ड रेंट अकाउंट। तो ये होता है क्लासीफाइंग करना। ठीक है, परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, इनकम, और भी कोई भी खर्चा है या कोई भी इनकम है जो आनी है या आउटस्टैंडिंग है, वो सारी एक ही रिलेटेड अकाउंट में जाएगी, दैट इज कॉल्ड क्लासिफाइंग। नाउ 4 steps come, that is summarizing. Summarizing means to summarizing the
financial data by preparing financial statements so that financial decisions can be taken। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हो गई हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं 3 टाइप्स की। फर्स्ट क्या होती है? ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड होता है बैलेंस शीट। ओके, तो ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स होती हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं, उसके अंदर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनता है बिफोर ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। तो ये होती हैं 3 टाइप्स की अकाउंटिंग स्टेटमेंट। इन दोनों से पता चलता है कि बिजनेस कितना प्रॉफिट और लॉस का मारा है। ठीक है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है बिजनेस की, और बैलेंस शीट से पता चलती है फाइनेंशियल हेल्थ बिजनेस की। फाइनेंशियल हेल्थ मान लो या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस समझ लो कि कैसा फाइनेंशियली परफॉर्म कर रहा है बिजनेस। ठीक है, ये हो गया, ये होती है समराइजिंग। नेक्स्ट कम्स कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेट क्या करना? टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मैंने अभी बताई है आपको, प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, टू द यूजर्स। ओके, यूजर्स को हमने कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट दे कैन टेक द फाइनेंशियल डिसीजन। यूजर्स कितने तरह के होती हैं? 2 तरह के, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर क्या आते हैं? बहुत से आ जाते हैं, जैसे मैनेजमेंट है। अगर बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रही है तो सही है, अगर कम परफॉर्म कर रही है तो वो कंट्रोल करेगी कि क्या कॉस्ट, जो कॉस्ट, क्योंकि देखिए प्रॉफिट कम क्यों होगा? कॉस्ट ज़्यादा होगी तभी प्रॉफिट कम आएगा। ठीक है, या फिर सेल कम हो रही है, तो दोनों ही सिचुएशन में कंट्रोल करना है कि क्या करके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, वो सब मैनेजमेंट देखेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी? टू रेगुलेट करेगी और कंट्रोल करेगी। ठीक है, सो दैट प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इंक्रीज। सेकंड क्या होता है? स्टाफ या एम्प्लॉयज। अब एम्प्लॉयज क्यों इंटरेस्टेड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? क्यों? क्योंकि उनसे क्या मिल रही है? वहाँ से सैलरी, सैलरी मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, और कई तरह के वेलफेयर एक्सपेंसेस भी किए जाते हैं जो होते हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयज। ये तब होंगे जब बिजनेस के पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी, प्रॉफिटेबल होगा बिजनेस, तभी तो वो खर्चे ये अफोर्ड कर पाएगा। नहीं तो वो खुद का ही खर्चा नहीं कर पा रहा, ऑपरेटिंग कॉस्ट ही नहीं बियर कर पा रहा, आउटसाइड जो पार्टी से जो लोन लिया उसको इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा, टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं दे पा रहा, तो वो कंपनी क्या करेगी? सबसे पहले सैलरीज को रोकेगी एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, वो क्या करेगी? सैलरी को पोस्टपोन करेगी, या सैलरी दे देगी तो बोनस को थोड़ा कम रखेगी, क्योंकि बोनस नहीं दिए जाते फिर। ठीक है, और इस तरह से वेलफेयर एक्सपेंसेस भी कम किए जाएंगे। बट अगर प्रॉफिटेबल है बिजनेस, तो ये सारे के सारे टाइम टू टाइम एक्सपेंस भी किए जाएंगे, अच्छा बोनस भी दिया जाएगा, और सैलरी में इंक्रीमेंट भी होता रहेगा। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ भी क्या होते हैं? इंटरेस्टेड होते हैं ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने में कि आज का क्या, अब इस एनुअल रिपोर्ट में क्या डिक्लेयर हुआ, कितना प्रॉफिट कमा रही है कंपनी। ठीक है, और एक्सटर्नल में क्या आ जाते हैं? जैसे क्रेडिटर्स आ जाते हैं। क्रेडिटर्स कैसे इंटरेस्टेड होंगे? अब क्रेडिटर्स ने क्या है? जो पैसा लेने वाला है। ठीक है, अब जिसने पैसा लेना है वो तो ये देखना कंपनी के पास कितना पैसा है अभी, मतलब कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। ठीक है, इतना प्रॉफिट बच रहा है कि कल को वो इंटरेस्ट भी वो बी कर पा रहा है, उसमें से मतलब कि इंटरेस्ट भी लेस करके प्रॉफिट बच रहा है उसमें, या इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट नहीं है, ज़ीरो है, या फिर लॉस में जा रहा है। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के जज कर पाएगा कि क्या उसको टाइम टू टाइम
इंटरेस्ट और रिपेमेंट दी जाएगी या नहीं, चांसेस लग रहे हैं कि नहीं, बिजनेस कंटिन्यू कर पाएगा, फ्यूचर में सरवाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो क्रेडिटर्स देख के जज कर सकते हैं। ठीक है, और वो ये भी जज करेंगे कल को इस बिजनेस को उन्होंने लोन देना या नहीं देना। ठीक है। सेकंड क्या होती हैं, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होंगी, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है अगर बिजनेस कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो टैक्स लगेगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट इतना है तो उस पर इतना परसेंट टैक्स लगेगा, तो जो टाइम टू टाइम बिजनेस को गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा बाय फाइलिंग द रिटर्न्स, दैट इज जीएसटी रिटर्न्स एंड मैनी अदर रिटर्न्स। ठीक है, और टैक्स को पे करना पड़ेगा, अगर नहीं टैक्स पे करेंगे तो पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों चार्ज किए जाएंगे बिजनेस से, तो इसलिए गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड होगी। थर्ड क्या होगा, जैसे शेयर होल्डर्स होंगे, जिसने कंपनी में पैसा लगाया, जिसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है कंपनी में, तभी बिजनेस की स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, अब शेयर होल्डर तो सबसे पहले सेटिस्फाई होने चाहिए, क्यों, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जिसपे उनको रिटर्न मिलना चाहिए, आरओआई, जिसे हम कहते हैं आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा मिल रहा है शेयर होल्डर्स को, तभी वो एडिशनल कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि कंपनी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। ठीक है, तो इसी तरह से सारे के सारे ये इंटरनल और एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं ये सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड होते हैं, और इसे ही कम्युनिकेट करना ताकि ये भी डिसीजंस को ले सकें कि हाँ, अगर फिर कंपनी अच्छी चल रही है तो इनका भी आने वाला टाइम अच्छा है। ये इसी बेसिस पे वो जज कर पाएंगे। सो होल दिस प्रोसेस ऑफ whole steps, that is for identifying, recording, classifying, summarizing and communicate, whole steps are called as combination of accounting process. ये आज हमने प्रोसेस को जाना कि क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे इसके अंदर हर स्टेप्स को फॉलो करके एक सिस्टमेटिक वे में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके उसे समराइज करके उससे रिजल्ट निकाल के उसे कम्युनिकेट करके एक फाइनेंशियल रिजल्ट को कंप्लीट वे में तैयार किया जाता है। ठीक है, ऐसे वे में जिसे कोई भी एक पर्सन जो अकाउंटेंसी के नॉलेज रखता है वो सिंपली इसे समझ के देख के जजमेंट अपनी निकाल सकता है कि ये कंपनी कितने पानी में है, क्या इसका फ्यूचर रहने वाला है इस कंपनी का, क्या इसके अंदर कंपनी के रिगार्डिंग चांसेस हैं कि कल को इसका एक्सपेंशन किया जाए या नहीं। ठीक है, कि कंपनी क्या कल को डूबने वाली है या और इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हैं, जो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के कोई भी पर्सन जज कर सकता है। सो दैट्स ऑल इट फॉर टुडे। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे व्हाई अकाउंटिंग इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। और नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ये क्यों कहा जाता है, बिकॉज अब हमारी जो मदर टंग जो लैंग्वेज है वो क्या, हिंदी है, मदर टंग इज़ हिंदी। ठीक है, हम जनरली किस लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, अपनी बात को रखने में, जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ तो अपनी बात को मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ हिंदी लैंग्वेज में। उसी तरह से बिजनेस की हेल्थ को समझने के लिए कौन सी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, अकाउंटिंग की, क्योंकि अकाउंटिंग एक यूनिवर्सल वे में तैयार की जाती है, रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूनिवर्सल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, ताकि कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी की ग्लोबल लेवल पे हो, कोई भी हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी रिपोर्टिंग हो, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स हो, उसको समझ सकता है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि अकाउंटिंग के थ्रू ही जाना जाना जाता है कंपनी के बारे में। दैट्स इट। Concepts clear? Then mission accomplished. If this video helped you, please like, share and subscribe to the Account Sutra by C.A. Shinu. Thank you for watching and remember one thing. अकाउंट टफ नहीं होता, बस सही तरीके से समझाया जाना चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर।